दूसरी तरफ शेपर रिसीवर रख चुका था। मैंने भी गुस्से से रिसीवर पटका और मुड़ी। सामने आदमकश शीशे में मैंने अपना नंगा जिस्म देखा तो एक पल को सिहर सी उठी। मेरे अनारी उरोज कुम्हला गए थे। मेरा कटी प्रदेश इस चिंता में सिकुड़ा जा रहा था। मेरे बम्स की थिरकने थमी पड़ी थी। सुबह के इस ठंडे प्रहर में भी मेरे जिस्म पर पसीना चुहचुहा रहा था। ओह गॉड! 7:15 घड़ी पर नज़र डालती मैं तत्काल बाथरूम में लपकी। फ़्लाइट जाने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। 5 मिनट बाद मैं बाथरूम से बाहर निकली और आनन फानन तैयार होने लगी। फ्रेंड्स, इसी फ़ोन के कारण ही मैं बोइंग 797 में अब सफ़र कर रही थी। इसके आगे संकट की इस घड़ी में मेरा मस्तिष्क तेज़ी से सोच रहा था। इसी पोज में मैं अपनी पैंटी को ब्रा समझ बैठी और दोनों भुजाएं उसमें डाल बैठी। पता तब चला जब मेरे गदराए वक्षों को उनके इच्छा अनुसार उनके दाएं बाएं के कप नहीं मिले। ट्रेन तभी कॉल बेल बजी। मैं उसी हालत में सदर दरवाजे की तरफ लपकी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ड्रेस डिज़ाइनर मैना बलसावर खड़ी थी। मेरी हालत देख बेसकता ही उसकी हंसी छूटी, मगर मैं उसे नज़रअंदाज करती वापस लौटी। मैंने दोनों बाजुओं से पैंटी को निकाल कर उसे दोनों टांगों में पहुंचाया और ब्रेजियर उठार कर पहनने लगी। पीछे हंसती मैना बलसावर मेरे नज़दीक पहुंची। उसके हाथ में एक बड़ा सा एयर बैग था। उसकी हंसी से बेखबर मैंने अपनी पीठ उसकी ओर कर ली। ब्रेजरी के हुक जो नहीं बंद हो रहे थे। मैना बलसावर ने हुक बंद करने के बहाने दोनों हाथ मेरे रोजों में धकेल दिए। मैना, मैं चिल्लाई, छोड़ इन्हें। अपने दबे कुतले जा रहे क्लीवेज से मैंने जबरन उसका हाथ हटाया। जी मैडम। मैडम ने मिमियाते हुए तत्काल हाथ बाहर खींचे और फ़ौरन हुक लगाने लगी। कोई ख़ास बात है मैडम? डरते डरते उसने पूछा। एयर बैग में ड्रेसेस लाई हो? जी मैडम, सब तैयार है और यकीन कीजिए तमाम ड्रेसेस हाहाकारी हैं, विस्फोटक हैं। एक बार आप इन्हें पहन लेंगी तो ज़माना आपके पीछे पीछे घूमेगा। फालतू की बातों का मेरे पास वक्त नहीं है। इन ड्रेसेस की खूबियाँ बैग में ही इनसे संबंधित यूज़र्स मैनुअल हैं, यानी इस्तेमाल पुस्तिका। कौन कौन सी ड्रेस में कौन कौन सी खूबी और उसे कैसे इस्तेमाल करना है, सब आपको इस्तेमाल पुस्तिका से मालूम चल जाएगा। यकीन कीजिए ड्रेस डिज़ाइनर मैना बलसावर की ईजाद की गई इन ड्रेसों से आप कत्ल भी कर सकती हैं और वक्त आने पर कातिलों से अपनी जान भी बचा सकती हैं। अब तुम जा सकती हो। तैयार होते मैं अपने होठों पर लिपस्टिक पोतते मैंने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। जी मैडम, मेरी संजीदगी भांपती मैना बाहर की तरफ निकली। और सुनो, लिपस्टिक लगाते अपने होठों को गुलाई में घुमाते मैं बोली, मैना, मैं अगर वापस लौटी तो तुम्हें इन ड्रेसेस की पेमेंट मिलेगी, वरना समझ लेना कि नीला डार्लिंग के साथ साथ तुम्हारी ये ड्रेसेस भी देश के नाम कुर्बान होगी। मैम, मैना बलसावर चौंकती हुई मुड़ी। ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं ना, ड्रेसेस मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई, बल्कि आपकी शख्सियत को नया आयाम, नई रंगत के लिए बनाई हैं। दुश्मनों को इन ड्रेसेस की बदौलत आपसे नया रोमांच, नया नयन सुख प्राप्त होगा। आपको पाने के लिए वो दीवानगी की हद तक गुजर जाएंगे और मौत की गोद में चले जाएंगे। यही ना? उसके शब्द पूरे करती मैं बोली, मौत नहीं, रहस्यमय मौत, रोमांचकारी मौत, हाहाकारी मौत। माना मैना बलसावर शून्य में देखती बोली, मैं जानती नहीं क्या मैडम, आपने यूं ही नहीं अपने जिस्म को रबड़ का सामान बना रखा है। आपने यूं ही नहीं इसे दुश्मनों की लिजाहट सहेजने का गोदाम बना रखा है। आपने यूं ही नहीं अपनी सारी खूबसूरती को इस देश पर कुर्बान बना रखा है। चल अब बस भी कर। मैंने मैना को भावुकता के भंवर से निकाला। अगर तेरे जैसी फीलिंग दुश्मनों को ही हो गई तो उनके डंडों की तो धार चली जाएगी और मेरी लिटिल मासी में भी सूखा पड़ जाएगा। फिर मेरा कौन सहारा? मेरे शब्दों के अर्थ समझते उसकी बेसाख्ता हंसी छूटी और वह मुंह पर हाथ रखती बाहर भाग ली। मैंने भी उसी का दिया एयर बैग उठाया और चंद ज़रूरी सामान डाल अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली। मेरी कार थोड़ी देर बाद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर गोली की रफ्तार से भागी जा रही थी। शेपर नामक उस कथित टेररिस्ट ने मुझे इतना वक्त भी ना दिया था कि मैं चीफ कुराना से भी इस संदर्भ में कोई चर्चा कर सकूं या अपनी मातहत लैला को कुछ निर्देश दे सकूं। यूं भी इस समय मेरा एयरपोर्ट पर पहुंचना बेकार भी जा सकता था, क्योंकि ना तो मेरे पास टिकट थी ना ही वीज़ा। किसी वाकिफ़शुदा सरकारी महकमे में होती तो शायद अप्रोच लगाकर मैं प्लेन के भीतर पहुंच सकती थी, मगर बदकिस्मती से इंडियन सीक्रेट सर्विस जैसी संस्था का ना तो कोई सरकारी वजूद था और ना ही उसकी बाबत कोई सरकारी आदमी या सरकारी संस्था जानती थी। ना ही ISS में अपने एजेंटों उनकी शिनाख्त के लिए कोई पहचान पत्र दे रखे थे, ताकि वक्त बेवक्त
उनकी बिना पर कोई सहयोग मांगा जा सके। कुल मिलाकर मुझे खुद नहीं पता था कि एयरपोर्ट पर जाकर मुझे क्या करना है, मैं प्लेन में घुस भी पाऊंगी या बैरंग डाक की तरह वापस आ जाऊंगी। टेररिस्ट लोगों का प्लान तो कामयाब होता नज़र आ रहा था, मगर अपनी तो दिक्कत यह थी कि कोई प्लान ही तैयार नहीं था। तात्पर्य है कि मैं बेमकसद ही हवा में उड़े जा रही थी, सिर्फ इसी उम्मीद में शायद एयरपोर्ट पर ही प्लेन में घुसने का कोई जुगाड़ बन जाए। रह रहकर मुझे उन निर्दोष मासूम पैसेंजर्स की किस्मत पर तरस आ रहा था, जिनके साथ आने वाले वक्त में कुछ भी घट गुजर सकता था। बहरहाल मैंने उस वक्त खुद को खुदा के हवाले छोड़ना ही बेहतर समझा कि